everyone, welcome to my channel Science Reporter. Today my topic of discussion is the replication process. ठीक है, हम replication भी discuss करेंगे, हम transcription भी discuss करेंगे, genetic coding, Mesoscale and Stahel experiment and then बाद में जो हम translation को भी discuss करेंगे. सबसे पहले है replication process. Replication क्या होता है? Copying of a DNA strand. It is basically एक DNA strand को copy करना, ठीक है. ये किसके ज़रिए से होता है? इसमें डिफरेंट एंजाइम्स का रोल प्ले करता है. इट इज़ डन बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ठीक है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज. उसके ज़रिए से हम रेप्लिकेशन एंजाइम करते हैं, रेप्लिकेशन प्रोसेस करते हैं. अब देखें, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इस जगह वो आरएनए पॉलीमरेज भी दे सकता है, लेकिन वो रेप्लिकेशन में यूज़ नहीं होता. तो इसका मतलब ये है कि ये एमसीक्यू है कि इसमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है. दैट इज़ द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ठीक है, फिर वो कहते हैं द डीएनए रेप्लिकेशन कैन स्टार्ट. मैंने यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है. जो पंजाब बुक या एनबीएफ की बुक है उसमें इस तरह के पॉइंट्स नहीं ड्रॉ किए गए, तो आपने पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ आता है. ठीक है, वो कहते हैं द डीएनए रेप्लिकेशन कैन स्टार्ट ऑन वन और मोर साइट्स वेयर अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट. कहते हैं कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो एक या एक से ज़्यादा साइट्स पे स्टार्ट हो सकती है. किस पे? डीएनए की. डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक या एक से ज़्यादा डीएनए के साइट्स पे स्टार्ट हो सकती है एक ही टाइम के ऊपर, जहाँ पे वो जो रिक्वायर्ड डीएनए सीक्वेंस है वो न्यूक्लियोटाइड्स का वो प्रेजेंट हो. ठीक है, जो डीएनए चाहता है कि उसको ये अभी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए, अगर वो उस डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है तो एक या एक साइट से ज़्यादा जो है वहाँ पर रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है. फिर वो आता है कि कितनी तरह के पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज होते हैं. ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो उसको ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, हमारी बुक में पंजाब टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, उसमें 1 2 3 होते हैं. डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 इन बैक्टीरिया. अब वो कहते हैं इन सब के फंक्शनिंग क्या है, ये आपने अलग से फंक्शंस भी लिखने हैं. सबसे पहला जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इस 1 का मतलब है डीएनए पॉलीमरेज 1. ये सबसे छोटा एंजाइम है. इनकी फीचर्स क्या हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या है, तो सबसे छोटा एंजाइम होता है और इसका एक सपोर्टिंग रोल होता है इसकी रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर. दूसरा जो है उसका बुक में नहीं लिखा, एंड पीटीबी की बुक में उसका जो काम होता है वो रिपेयरिंग का काम होता है. रिपेयरिंग पर्पसेस में वो काम करता है. तीसरा जो है दैट इज़ द प्रूफ रीडिंग. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि रेप्लिकेशन के अंदर काम कर रहा होता है और वो प्रूफ रीडिंग का काम करता है. अगर हम देखें कि प्रूफ रीडिंग ये कैसे कर रहा था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो 3 है, उसमें कहते हैं कि जो ट्रू, ये इसको मे भी कहते हैं कि दिस इज़ द ट्रू इकोलाई रेप्लिकेटिंग एंजाइम. इकोलाई बैक्टीरिया, हम पढ़ भी प्रोकैरियोट बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं, तो कहता है कि ट्रू इकोलाई रेप्लिकेटिंग एंजाइम हम डीएनए पॉलीमरेज 3 को कहते हैं. जैसे मैंने कहा ये मेन एंजाइम है जो इसके अंदर काम करता है. अब ये 10 गुना बड़ा है और फॉर्मर कॉम्प्लेक्स है उस डीएनए पॉलीमरेज 1 से. ठीक है, तीसरी बात ये आती है कि एक डायमर के तौर पे काम करता है, डबल शेप के तौर पे काम करता है, डबल पर्पस पे फॉर्म करता है. फिर हम कहते हैं कि अब हम जब पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक में और एनबीएफ में फोकस जो किया गया वो डीएनए पॉलीमरेज 3 को किया गया है, तो हम भी इसी को पढ़ेंगे. इसके फीचर सबसे पहले पढ़ते हैं. कहते हैं सबसे पहला फीचर जिसका होता है थ्रेडिंग और एप्लीकेशन ऑफ डीएनए बाय डीएनए पॉलीमरेज 3 विद द रेट ऑफ सम 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड. अब इस बात को गौर से समझें. देखिए, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है उसका पर्पस ये होता है उसका किस रेट से वो रेप्लिकेशन करता है. डीएनए की किस रेट से करता है? वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसको रेप्लिकेट करता है एक सेकंड के अंदर. उसकी स्पीड बताई गई है. इस लाइन को बच्चे नहीं समझ पाते क्योंकि ये एक अजीब सी बुक में लाइन लिखी हुई है. इसको समझना ज़रूरी है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है या फिर उसकी जो थ्रेडिंग होती है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स करता है पर सेकंड, उनको रेप्लिकेट कर रहा होता है. ठीक है, फिर दूसरा इसका फीचर ये है कि इट ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर ऑलरेडी पेयर्ड विद द पेरेंट स्ट्रैंड. ठीक है, तो ये उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स पे जो है जाके पेयरिंग कर रहा होता है या उन्हीं के साथ जाके अपने ज्वाइनिंग कर रहा होता है जो ऑलरेडी पेयर्ड होते हैं पेरेंट स्ट्रैंड के साथ. उनका ज़रूरी होता है होना. ठीक है, फिर तीसरी बात वो कहता है कि ये अपनी सिंथेसिस खुद नहीं कर सकते. ये अपनी इनिशिएशन जो है ये अपनी सिंथेसिस मतलब कि वे कहते हैं कि अपना काम जो है प्रॉपर्ली ये खुद सिंथेसिस को इनिशिएट नहीं कर पाते. इनको ज़रूरत होती है किसी एक एक्स्ट्रा चीज़ की, किसी एक प्राइमर की, कि वो अपना इसको काम करने में हेल्प करें. इसके अलावा ये होता है कि ये जो है it demands help from the enzyme primase which construct RNA primer sequence of 10 RNA nucleotide complementary to the parent template strand.
अब इस लाइन का मीनिंग क्या है? यही है कि ये जो है ये हेल्प दरियाफ्त करता है प्राइमेज एंजाइम से, जो कि आरएनए प्राइमर जो है बनाता है। ठीक है, ये प्राइमेज एक एंजाइम है जो कि आरएनए प्राइमर बनाता है, जिसका सीक्वेंस होता है 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो कि कॉपी है, या फिर जो कि जैसे हम कहते हैं ना एक पेरेंट स्ट्रैंड है तो उसका दूसरा स्ट्रैंड ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मैंने दूसरा स्ट्रैंड निकाल दिया उसके दूसरे स्ट्रैंड को, तो अब उसके जगह ये आरएनए प्राइमर आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ अगर ए है तो उसके आगे क्या आना चाहिए? जी आना चाहिए। अगर सी है तो उसके आगे क्या आना चाहिए? मतलब सी है तो जी आना चाहिए, ए है तो टी आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हम कहते हैं स्ट्रैंड्स बनते हैं, आरएनए बनाता है, ताकि वो जो है वो डीएनए पॉलीमरेज अपने काम सर अंजाम दे सके। उसके अलावा वो कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 recognize the primer and starts its process which later replace the RNA primer's nucleotides with the DNA ones। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है वो उस प्राइमर को रिकग्नाइज कर लेता है, आरएनए प्राइमर को, और अपनी फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है, जो बाद में रिप्लेस कर लिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है विद द डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। पहले काम लेता है, बाद में उसको डीएनए के साथ चेंज कर देता है ताकि एक ही तरह का डीएनए निकले। ठीक है, ओनली एड न्यूक्लियोटाइड टू द थर्ड एंड ऑफ द स्ट्रैंड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ नहीं आता बच्चों को कि यहाँ पे फिफ्थ पे करना है, थर्ड पे करना है। ये डीएनए पॉलीमरेज का रूल है कि वो हमेशा अपने न्यूक्लियोटाइड जो है वो जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके तीसरे एंड में जाके ऐड करता है, थर्ड एंड में। ये मैं आपको आके डायग्राम में सब कुछ समझाऊंगी। ठीक है, वो उसके थर्ड एंड में जाके ऐड करता है। अब आपको ये याद रखनी है कि हम ये जो बात कर रहे हैं डीएनए स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, हम ग्रोइंग स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए स्ट्रैंड की, कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये ऐड करता है टू द थर्ड एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। अब जैसे मेरे पास एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये इसका फिफ्थ एंड है, ये इसका थर्ड एंड है। ये है मेरे पास डीएनए स्ट्रैंड जो टेम्पलेट इन नेचर है। टेम्पलेट का मतलब है कि जो पेरेंट स्ट्रैंड है जिसकी मैंने कॉपी करनी है आगे। ठीक है, तो इसके यहाँ पे ऐड होने शुरू होते हैं ये। ठीक है, अगर 3 to 5 ऐसे ले लेंगे तो इसके जो है यहाँ से एडिशन स्टार्ट होगी, नया जो है वो यहाँ से बनना शुरू होगा। तो ये वो क्या होगा, जो नया बनेगा वो 5 होगा और यहाँ पे इसका थर्ड एंड होगा। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, ऑपोजिट एंटी पैरेलल नेचर होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं जो नए बन रहे होते हैं वो भी एंटी पैरेलल नेचर ही होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं दो तरह के स्ट्रैंड्स नए बनते हैं, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा होता है लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये दोनों को हम कहते हैं ग्रोइंग स्ट्रैंड्स। बुक में वर्ड लिखा है ग्रोइंग स्ट्रैंड्स का, तो ग्रोइंग स्ट्रैंड्स दोनों हैं, लीडिंग भी है और लैगिंग भी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इट कैन ऐड, इफ इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू द थर्ड एंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, अगर वो जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू करता है थर्ड एंड ऑफ डीएनए, इस न्यूक्लियोटाइड के यहाँ से सीक्वेंसिंग स्टार्ट होती है कि यहाँ से वो तीसरे एंड से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू करता है, देन द न्यू ग्रोइंग स्ट्रैंड विल बी फ्रॉम 5 to थर्ड एंड। अब ये पॉइंट समझे, ठीक है, इस पर हम देर लगाएंगे। देखिए ये तीसरा स्टैंड है, थर्ड एंड ये है। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए के थर्ड एंड पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने शुरू होते हैं थर्ड एंड से। यहाँ पे सीक्वेंसिंग, यहाँ पे एक आके अटैच थर्ड एंड से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर बने और फिर यहाँ पे सीरीज स्टार्ट होती है। अगर ये तीसरे एंड पे डीएनए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका तीसरे एंड पे जो है मैंने न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करना शुरू की, वहाँ से स्टार्ट किया, इसका मतलब ये अगर ये 3 to 5 है तो जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो तो एंटी पैरेलल होता है, तो वो 5 to 3 एंड होगा। अगर यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है देन द न्यू ग्रोइंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड, दोनों जो होते हैं वो 5 to 3 पोजीशन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि एडिशन हमने थर्ड में की, टेम्पलेट स्ट्रैंड में हमेशा 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 एडिशन जो होती है, कोई नया न्यूक्लियोटाइड आप ऐड कर रहे हो तो वो थर्ड एंड से जो है वो स्टार्ट होती है एडिशन। थर्ड एंड से जो है वो एडिशन स्टार्ट होती है, फिर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते 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 जो है वो इसकी पूरी एक सीरीज दूसरी बन जाती है। ठीक है, वो कहते हैं बिकॉज टू पेरेंट स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, नाउ न्यू स्ट्रैंड्स जो वो भी पॉजिटिव बनेंगे उसके। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है। लीडिंग स्ट्रैंड एक ऐसा स्ट्रैंड है जो कि ग्रोइंग स्ट्रैंड है, एंड इट मूव्स टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। इट इज़ मेड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू इट थर्ड एंड। ये मूव करता है, ये जो नया स्ट्रैंड बना है लीडिंग स्ट्रैंड, ये मूव करता है टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि दो स्ट्रैंड्स को तोड़ रही होती है, ठीक है। अब यहाँ ये पहले जो रेप्लिकेशन फॉर्क था वो यहाँ मौजूद था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो एप्लीकेशन फॉर्क आगे आ गया और इसको तोड़ती गया डीएनए के टेम्पलेट को, और ये नए बनती के साथ, ठीक है। जैसे देखें पहले जो था, मैं आपको ऐसे सीधा बता रही हूँ कि ये थे एप्लीकेशन फॉर्क इकट्ठे थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्क यहाँ पे आया, इसने तोड़ना शुरू किया, यहाँ से मूव करके ये एप्लीकेशन फॉर्क यहाँ पे समझिए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये स्ट्रैंड्स टू ऑपोजिट टूट चुके हैं, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड्स ऑपोजिट टूट चुके हैं। अब यहाँ पे नए बनने शुरू होंगे स्ट्रैंड इसके ऊपर, और यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे हैं क्योंकि यहाँ से जो है वो यहाँ तक आकर एप्लीकेशन फॉर्क ने सारा स्ट्रैंड तोड़ दिया। दोनों के जो पेरेंट स्ट्रैंड थे उनको एप्लीकेशन फॉर्क ने तोड़ दिया। कांटा किससे कहते हैं, किसी तोड़ने वाली चीज़ से कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो इसने काम किया उसने दोनों स्ट्रैंड को, पेरेंट स्ट्रैंड को अलग कर दिया। अभी इसने और आगे जाएगा तो ये और को तोड़ती जाएगा, और जो पेरेंट स्ट्रैंड हो गए उनको तोड़ती जाएगा, और फिर क्या होगा, वहाँ पे भी नई नई चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। इस तरह रेप्लिकेशंस हम कहते हैं नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं जो कि कॉपी होते हैं पहले वाले की, ठीक है। तो ये कहते हैं कि मैंने आपको बताया सारे पीछे के डायग्राम का, इट मूव्स टूवर्ड्स एप्लीकेशन फॉर्क। ये एप्लीकेशन फॉर्क की तरफ लीडिंग स्ट्रैंड मूव कर रहा है, ठीक है, मेड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू इट्स थर्ड एंड। अब वो कहते हैं कि जो इसके हम कहते हैं ना यहाँ पर, अब एक बात याद रखिएगा कि मैंने एक बात बताई यहाँ पे आपको कि न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा अगर कोई एडिशन करने न्यूक्लियोटाइड्स की तो हमेशा थर्ड एंड से होता है। थर्ड एंड पे नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड, इनिशिएशन कहाँ से हुई, थर्ड एंड से ऑफ डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। इनिशिएशन कहाँ पे हुई, थर्ड एंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट पेरेंट स्ट्रैंड, वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई। अब मैंने अगर लीडिंग स्ट्रैंड बना रही हूँ तो वहाँ पर एक फिफ्थ एंड एक थर्ड एंड है। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होती है वो हमेशा थर्ड एंड से होती है, ठीक है। तो ये इसका तीसरा एंड है, तो यहाँ पे ही नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि इट इज़ मेड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू इट्स थर्ड एंड, ठीक है। आपने अगर आपको याद है, आपको यार काफ़ी दफ़ा याद करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके असबर होती है चीज़, इतनी जल्दी समझ नहीं आती है। अच्छा, अब ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसकी गेम पूरी डिफरेंट है। मतलब कि लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी डाली हुई है, इसमें ओकाज़की फ्रेगमेंट की बात करता है, एक दो चीज़ों की और बात करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इंशाल्लाह अच्छा समझ आ जाएगा, जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर वो कहते हैं जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है इट मूव्स और elongates away from replication fork, ठीक है। इट मूव्स और elongates away from replication fork। रेप्लिकेशन का फॉर्क की डेफिनेशन लिखी है, हेल्प्स टू कट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए, ये पहले मैं पीछे समझा चुकी, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड, अच्छा, लैगिंग स्ट्रैंड इज मेड discontinuously as series of short segments that are connected later. These segments are known as Okazaki fragments. OF भी कहते हैं इसको, Okazaki fragments, ठीक है। कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो एक रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहे थे ना लीडिंग स्ट्रैंड, अब ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना वो एक सीरीज़ ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स में बन रहे होते हैं, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट्स के फॉर्म में बनते हैं जिनको हम बाद में जोड़ लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। फिर वो कहता है यूकेरियोट्स में ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स या जितने भी यूकेरियोट्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नए बड़े ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी यूकेरियोट्स के अंदर आ रहे होते हैं, तो उनमें 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, ठीक है। उसका एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बना हुआ होता है। प्रोकैरियोट्स में ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट होता है वो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनसे मिलकर ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनता है। अजीब बात है, वो छोटे से ऑर्गेनिज्म है और इसमें एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट वो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, और एक बड़े ऑर्गेनिज्म में 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसकी भी साइंस डिफरेंट है, वो बाद में किसी टाइम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा शो कर दिया ताकि आपको डायग्राम भी साथ साथ समझ आती जाए कि डायग्राम में कैसे शो किया गया है। देखिए, अब वो कह रहा है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, और वो कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इज़ मेड बाय DNA polymerase 3 इन 5 to 3rd एंड डायरेक्शन में बनते हैं। वही वाली बात जैसे एक आम
लीडिंग स्ट्रैंड हो या लैगिंग स्ट्रैंड हो, उसकी डायरेक्शन 5 to 3 एंड ही होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम जो न्यूक्लियोटाइड नए ऐड करते हैं वो हमेशा थर्ड एंड में ऐड करते हैं, तो जो नया बन रहा होता है स्ट्रैंड में 5 to 3 डायरेक्शन का स्ट्रैंड होता है, वो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कैसे बनता है 5 to 3 एंड। OF is made by DNA polymerase 3 into 5 to 3 direction as the leading strand sequence था, वैसे ही बन रहा था इसका भी, beginning at replication fork, ठीक है, एंड बनता स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन फॉर्क से स्टार्ट होता है। ये मैंने देखे, मैंने जो स्ट्रैंड्स बनाए यहाँ पे, चलिए मैं पहले समझा देती हूँ, बाद में डायग्राम को शुरू करते हैं। बिगनिंग एट द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड मूविंग अवे फ्रॉम इट, ये रेप्लिकेशन फॉर्क से स्टार्ट होता है और उससे दूर भागता है, और लीडिंग स्ट्रैंड क्या था, वो टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क आ रहा होता है, ठीक है। वन पोलीमरेज DNA polymerase 3 रीचेस फिफ्थ एंड ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, जब DNA polymerase 3 जो है वो फिफ्थ एंड ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड में पहुँचता है, 5वें एंड पे पहुँच रहा होता है लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है, एक और एंजाइम होता है, उसका नाम होता है DNA लाइगेज, वो अटैच करता है ओकाज़की फ्रैगमेंट को लैगिंग फ्रैगमेंट के साथ, ठीक है। वो ओकाज़की फ्रैगमेंट को जो है जो होते हैं उनको लैगिंग फ्रैगमेंट से लैगिंग जो स्ट्रैंड होते हैं उससे ज्वाइन करना शुरू करता है, ताकि एक सीरीज़ तो प्रॉपर बने ना उसकी, ये सेगमेंट्स तो ना हो, प्रॉपर एक स्ट्रैंड बना हुआ उसका पूरा, जैसे एक आम DNA का होता है। तो देखिए यहाँ पे सीरीज़ बन रहे हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट की, और ये पॉइंट याद रखना है कि व्हेन DNA polymerase 3 रीचेस फिफ्थ एंड ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड का 5वां फिफ्थ एंड जो होता है, वहाँ पे जब DNA polymerase 3 जाता है, जब वहाँ पे जाता है, तो उस टाइम पे जो क्या स्टार्ट होती है, उसकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज। किसके साथ ज्वाइनिंग होती है, अपने ओरिजिनल लैगिंग स्ट्रैंड के साथ जो पहले बन चुके हैं। अब मैंने कहा कि लास्ट वाले सेगमेंट से पहले जो है मैं थोड़ा सा को बता दूं कि डायग्राम के ज़रिए से एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें पीछे में जो भी पड़ा वो कैसे जो है वो चल रहा है, प्रोग्राम सारा सिस्टम कैसे चल रहा है। देखिए अभी फिफ्थ स्टैंड है, मैंने जो बताया ना, ये जो मैंने लगाया है यहाँ पे सर्कल्स दोनों पे लगाए हुए हैं, ये एक ये एक लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, प्रॉपर। ये मैंने इस तरह से शेप है क्योंकि DNA की शेप ऐसी ही होती है, हेलिकल, ठीक है। मैंने ये जो बताया ये एक लीडिंग स्ट्रैंड की शेप है, ये भी सॉरी लीडिंग स्ट्रैंड का ये थर्ड एंड है, और एक लीडिंग स्ट्रैंड का फिफ्थ एंड है, ठीक है। नई DNA की जो सीक्वेंस एडिशन होती है वो थर्ड एंड में यहाँ पे आके हो रही होती है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो बनते हैं वो यहाँ पे ऐड होते हैं, ठीक है। और ये फिफ्थ एंड है इसका, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसका ये थर्ड एंड है, ठीक है। ये हेलिकेज था, रेप्लिकेशन फॉर्क, उसका रेप्लिकेशन फॉर्क का एंजाइम होता है हेलिकेज, उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे थर्ड है तो आपने देखना है कि इस साइड पे फिफ्थ ये जो है ये स्कैंड होगा, थर्ड यहाँ पे है तो फिफ्थ इसका यहाँ पे होगा, ये वाला होगा हिस्सा, ठीक है। और फिफ्थ यहाँ पे तो थर्ड इसका ये वाला हिस्सा होगा, एंटी पैरेलल होते हैं ना DNA, समझ आ गया यहाँ तक। ये लीडिंग स्ट्रैंड है, टूवर्ड्स मूव कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन क्या है लीडिंग स्ट्रैंड की, 5 to 3rd एंड, 5 to 3rd एंड इसकी डायरेक्शन जा रही है, ये क्लियर है बात। फिर हम लैगिंग स्ट्रैंड पे चलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है। तो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो टेढ़ी हो रही होती है। अगर ये इस तरफ लीडिंग स्ट्रैंड आ रहा होता है तो लैगिंग स्ट्रैंड इस तरह बन रहा होगा, ठीक है। ये सारे बन चुके हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ये थर्ड जो है ना, ये थर्ड, और यहाँ पर जो इसकी हम कहते हैं ये जो थर्ड मेजर स्ट्रैंड है ये सॉरी लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है। ये मैंने गलती से उधर फिफ्थ बनाया था, फिफ्थ मैंने डॉट का निशान बनाया था, वो स्ट्रैंड सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो थर्ड है दिस इज़ द लैगिंग स्ट्रैंड, और इसका जो कॉर्नर होगा फिफ्थ होगा, ठीक है। अगर इसका थर्ड है तो इसका क्या होगा, फिफ्थ होगा। ये आपने खुद देखना है कि अगर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है अगर ये 3 to 5 है, ठीक है, तो इसका 5 to 3 होगा। DNA टेम्पलेट की बात मैं करी दोनों की, जैसे ये बताएं, देखें ना, ये सिस्टम है सारा। नज़र नहीं आ रहा नज़र, ठीक है। अब देखें हम चलें इसको यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए ये सिस्टम है, यहाँ पे मेरे पास एक थर्ड है और एक फिफ्थ है, ये पेरेंट स्ट्रैंड है, और ये फिफ्थ है और ये थर्ड है, ये भी पेरेंट स्ट्रैंड है। ये दोनों मिले हुए थे आपस में पहले, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क आया, उसने इसको तोड़ना शुरू किया, अब लीडिंग स्ट्रैंड बनना शुरू हुआ यहाँ पर इस तरह, ठीक है। अब वो कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड कैसे बन रहा है, अगर ये थर्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। ये है लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग। अब लैगिंग कैसे बनेगा, लैगिंग ऐसे बन रहा होगा, तकरीबन वही सेम है, लेकिन आपको थोड़ा टेढ़ा नजर आएगा, है वही, मतलब कि वो मूव करता है अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसकी इस तरह ही होती है, ठीक है। अब वो कहता है यहाँ पर कि यहाँ पर इसके आएगा, अगर यहाँ पे फिफ्थ है तो यहाँ पे आएगा थर्ड, यहाँ पे इसका है फिफ्थ वन, ठीक है। ये सिस्टम सारा किया जा रहा है यहाँ पे, ये इसका लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग वन, ये थर्ड, और यहाँ पे इसका क्या होगा फिफ्थ एंड, ठीक है। ये क्लियर है।
अब वो कहता है कि यहाँ पे ये सारा बन चुका है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रैंड्स थे, यहाँ पे एक एंजाइम होता है लैगेज, बताया था मैंने डीएनए लैगेज, ये दो बन चुके हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, इनको वो जोड़ने के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे है सॉरी ये भी एक ओकाज़की फ्रेगमेंट थी, यहाँ से आयोजन ले जाए, ये ओकाज़की फ्रेगमेंट है। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 आया, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 अपना सपोर्टिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको आगे जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि ये सपोर्ट कर, डीएनए पॉलीमरेज 1 मुझे कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करे तो मैं उसको आगे जोड़ने की कोशिश करूँ उसके साथ, ठीक है। तो ये उससे कहा 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ओकाज़की फ्रेगमेंट एक होता है, तो ये 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स जो है इसने यहाँ पे क्या किया, अपनी ये जो है इसने यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की इसके साथ, ठीक है। लाइगेज को सही से ज्वाइन करने की कोशिश की इसके साथ। जब ज्वाइन हो गया, अब यहाँ पे उसने एक बड़े कमाल की बात की है, आपने वो समझनी है कि ज्वाइन होने के बाद फिर अब दोबारा अपना ओकाज़की फ्रेगमेंट नया बनाएगा और उसको कैसे जोड़ेगा, तो क्या उसका सिस्टम है उसको हम समझते हैं, ठीक है। उसने तो लास्ट पैराग्राफ में बात की है, देन डीएनए इज़ फर्दर अनवुंडेड, न्यू आरएनए प्राइमर एड, देन डीएनए पॉलीमरेज 3 jumps 1000 to 2000 nucleotides back towards the replication fork to begin constructed more Okazaki fragments in prokaryotes. और दूसरी बात यहाँ पे एक ऊपर से यहाँ पे की है, when DNA polymerase 3 reaches 5th end of lagging strand, another enzyme DNA ligase attaches this Okazaki fragment to the lagging strand. इसको भी समझते हैं। अब मैं उस बात को एक्सप्लेन करती हूँ, इस बात का मतलब क्या था। देखो इसने कहा जब डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो जब 5th एंड पे पहुंचता है, ये इसका 5th एंड है ना यहाँ पे, ठीक है। जब वो 5th एंड पे जाके पहुंचा तो वहाँ पे एक और एंजाइम होता है डीएनए, जहाँ पे देखिए जब लाइगेज आ चुके ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि वो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो था वो इसके 5th एंड पे पहुँच चुका था, ठीक है। 5th एंड वहाँ पर ये तो नए बने ना ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ये ओकाज़की फ्रेगमेंट पुराना है, यहाँ पे लैगेज अब आखिरी इसका फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है, लैगेज ज्वाइन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो था वो यहाँ पहले से उसके 5th एंड पे जाके पहुँच चुका था उस स्ट्रैंड के, लैगिंग स्ट्रैंड के, और इसने जो है यहाँ पे एक और एंजाइम लाइगेज लगा दिया ताकि ये अपनी फंक्शन परफॉर्म करे, और मैं जो हूँ वो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो पीछे जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एक प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर लगाया अपना आरएनए प्राइमर, ठीक है। आरएनए प्राइमर लगाया और ये जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 जहाँ से उठ के वो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे गया है, ठीक है। वो पीछे गया और पीछे जाके उससे दोबारा से जो है वो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनाना शुरू कर दिए। अब वो जो है ये पूरा कोशिश है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रैंड बने उसकी, और प्रॉपर जितना स्ट्रैंड बड़ा बनाना चाहेगा वो उतनी स्ट्रैंड बनाएगा, और जब उसका दिल चाहेगा तो वो ख़त्म कर देगा, बिकॉज बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होगी उस मुताबिक डीएनए के फ्रेगमेंट्स के स्ट्रैंड बनते हैं, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लिखें, कोई क्वारीज आपकी हैं, कोई क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह अगर मुझे आता हुआ, मेरी नॉलेज हुआ तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। साइंस रिपोर्टर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।